एवरीबॉडी बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार सिंह कुशवाहा आज आपको इंटेलिजेंस बुद्धि के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ये बुद्धि से संबंधित पेपर्स जो है आपका मनोविज्ञान में जो अधिगम ऑफ एस अधिगम आकलन अधिगमकर्ता का आकलन है, यह जो चौथा पेपर है बीएड का, हम इसके विषय में यहाँ पे चर्चा करेंगे और इसे हम स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपको ये बता दें कि इस चैप्टर से, जो बुद्धि चैप्टर है, इस चैप्टर से यूपी टेट, सी टेट इत्यादि में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर भी अपने आप में काफ़ी व्यापक और महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जाती है जिससे जो बीएड से या फिर मनोविज्ञान से संबंधित हो या बाल विकास से संबंधित हो और यहाँ से प्रश्न न पूछे जाए, ये संभव नहीं। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। हम यहाँ पे सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि बुद्धि कहते किसको हैं, या आप कह सकते हैं कि बुद्धि का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो बुद्धि है, ये जो है बुद्धि को सामान्य रूप से हम ये कहते हैं, बुद्धि को हम सामान्य रूप से सोचने, समझने, सीखने और निर्णय करने की शक्ति के रूप में देखा और समझा जाता है। बुद्धि के विषय में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया था, यानी कि सबसे पहले बुद्धि के विषय में भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया था। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग हैं, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मन बाह्य इंद्रियों और बुद्धि के बीच संयोजक का कार्य करता है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचता है। बुद्धि इसमें काट छाट करके इसे अहम से जोड़ती है और अंत में इसे सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा देती है, जहां वह संचित हो जाता है। जब कभी प्राणी विशेष को इस ज्ञान की आवश्यकता होती है तो उसकी बुद्धि उस संचित ज्ञान का सूक्ष्म शरीर से मन पर पहुंचा देती है और मन प्राणी को तदनुकूल क्रियाशील कर देता है। अब हम यहाँ पे इसके परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेरिंग महोदय ने 1923 में इसे परिभाषित किया था और कहा था, बोरिंग ने कहा था कि बुद्धि की एक औपचारिक परिभाषा दी थी और परिभाषा में उन्होंने कहा था, बहुत छोटी सी परिभाषा दी थी कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो पाया जाता है कि बुद्धि की परिभाषाओं को श्रेणीगत किया जा सकता है। जब हम बुद्धि की विश्लेषण करते हैं तो हम इसकी परिभाषाओं को श्रेणीगत करने का कार्य कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी की परिभाषा में बुद्धि सीखने की क्षमता का नाम है, या जो सीखा जा चुका है उसे नई दशाओं में प्रयोग करने का गुण बुद्धि है। इस श्रेणी में बर्किम्भम, डार्विन, एबिंगहास मनोवैज्ञानिक प्रमुख हैं। दूसरी श्रेणी में बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। जीवन की नई परिस्थितियों में व्यवस्थित होने की बुद्धि की क्षमता को काल्विन, स्टर्न तथा पियाजे ने महत्व दिया है। मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की एक क्षमता के रूप में बताया है। बीने तथा टर्मन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के द्वारा अमूर्त चिंतन करने की क्षमता या प्रतीकों द्वारा किसी समस्या के समाधान को प्राप्त करने पर बल दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बुद्धि का स्वरूप। जब बुद्धि के स्वरूप की बात आती है तो बुद्धि का स्वरूप जानने के लिए कुछ परिभाषाओं को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि हम परिभाषाओं के माध्यम से ही बुद्धि के स्वरूप को समझ सकते हैं। वेस्लर महोदय ने 1939 ईस्वी में कहा, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। बर्किंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है।
इस टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके सहारे व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। काल्विन के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण के साथ सामंजस्य करना सीख लिया या सीखता है तो उसमें बुद्धि है। बीने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। बुद्धि से संबंधित सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सभी विभिन्न दृष्टिकोणों से बुद्धि के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, यानी कि जो बुद्धि होती है वह व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से सामंजस्य करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता देती है। बुद्धि व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धि व्यक्ति को पुराने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि एक से अधिक मानसिक गुणों का एक समूह है। बुद्धि व्यक्ति को किसी भी समस्या के समाधान में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। बुद्धि की सहायता से ही व्यक्ति विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण एवं संगत ढंग से विभिन्न विषयों पर चिंतन कर पाता है। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने कि बुद्धि का स्वरूप क्या है और वह कैसे कार्य करती है। इन्हीं निष्कर्षों को बुद्धि के सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि के सिद्धांत को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है ए कार्की सिद्धांत और बी प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो इन दोनों सिद्धांतों को हम अलग अलग समझते हैं। तो जो फर्स्ट है आपका कारकीय सिद्धांत, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के समूह आते हैं। स्पीयरमैन के समूह का मत है कि किसी भी संज्ञानात्मक कार्य का निष्पादन का आधार प्राथमिक सामान्य कारक होता है। मनोवैज्ञानिकों के इस समूह को पिंडक कहा जाता है। दूसरे प्रकार के मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि बुद्धि बहुत सारी पृथक मानसिक क्षमताओं जो करीब करीब स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होते हैं का योग है। इस समूह में थर्स्टन, गिलफोर्ड, गार्डनर, थॉर्नडाइक जैसे मनोवैज्ञानिक प्रमुख हैं। इन्हें विभाजक कहा जाता है, यानी पहले दूसरे समूह को विभाजक कहा जाता है और पहले समूह को पिंडक कहा जाता है। अब हम यहाँ पे स्पीयरमैन 2 फैक्टर थियरी को समझेंगे। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। यह सिद्धांत 1904 में ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। इसमें पहली बुद्धि होती है सामान्य और दूसरी होती है विशिष्ट। इसी के आधार पर 2 कारक बताए गए, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक इन्हें जी यानी अंग्रेजी के जी अक्षर के द्वारा सांकेतिक किया जाता है, इसलिए इसको जी कारक कहा जाता है या इसको जनरल फैक्टर कहते हैं। तो जी कारक से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होती है। अब हम बात कर लेते हैं जी फैक्टर की यानी जनरल कारक की विशेषता। यह योग्यता सभी व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में मौजूद होती है। यह मानसिक योग्यता जन्मजात होती है। जीवन की किसी भी अवधि में इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा है विशिष्ट कारक। इसे हम यस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। यस कारक से तात्पर्य है प्रत्येक मानसिक कार्य को करने में
कुछ विशिष्टता की जरूरत होती है क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होता है। यश कारक की विशेषता। यश कारक की मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती है। एक व्यक्ति में एक कार्य के लिए यश कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु उसी व्यक्ति में दूसरे कार्य के लिए यश कारक की मात्रा कम हो सकती है। यश कारक पर व्यक्ति के प्रशिक्षण, पूर्व अनुभवों आदि का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण देकर यश कारक की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। अब नेक्स्ट है क्या है ये आपका थियरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। थ्रस्टन का प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है, यानी थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो थ्रस्टन ने बुद्धि की व्याख्या कई कारकों के आधार पर की है। उन्होंने जी कारक तथा यश कारक को अस्वीकृत करते हुए मानसिक प्रक्रियाओं को करने का एक सामान्य प्रधान कारक बताया। थ्रस्टन ने अपने सिद्धांत में 7 प्रधान क्षमताओं का वर्णन किया है। इसमें फर्स्ट है शाब्दिक अर्थ क्षमता अथवा भी क्षमता। शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता को हम भी क्षमता कहते हैं। नंबर 2 है शब्द प्रवाह क्षमता अथवा डब्लू क्षमता। दिए गए शब्दों में से असंबंधित शब्दों को सोचना तथा अलग करने की क्षमता। तीसरा उन्होंने बताया स्थानिक क्षमता अथवा यश क्षमता। दिए हुए स्थान में वस्तुओं का परिचालन करने, दूरी का प्रत्यक्षण करने तथा आकारों की पहचान करने की क्षमता। चौथा उन्होंने बताया आंकिक क्षमता। इसको हम नंबर क्षमता या यंत्र क्षमता भी कहेंगे। तो परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ आंकिक परिकलन करने की क्षमता। नेक्स्ट है तर्क क्षमता, इसको आर क्षमता भी कहा जाता है। वाक्यों तथा अक्षरों के समूह में छिपे नियमों की खोज करने की क्षमता को तर्क क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है स्मृति क्षमता, किसी पाठ, विषय या घटना को जल्द से जल्द याद कर लेने की क्षमता। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता, अथवा इसको हम पी फैक्टर या पी क्षमता भी कहते हैं। तो किसी घटना या वस्तु विस्तृतता का तेजी से प्रत्यक्षण कर लेने की क्षमता। नेक्स्ट है आपका थार्नडाइक का सिद्धांत है, जो कि बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने 1926 में किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के सिद्धांत के विपक्ष में अपना मत देकर किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्रियाओं में सहसंबंध का कारक जी कारक नहीं होता, बल्कि इन क्रियाओं के बीच कई उभयनिष्ठ तत्व पाए जाते हैं। संज्ञानात्मक क्रियाओं में जितने अधिक उभयनिष्ठ तत्व होंगे, उनके बीच का सहसंबंध उतना ही अधिक होगा। इनके अनुसार कुछ मानसिक कार्य ऐसे भी होते हैं जिनके तत्वों या कारकों में उभयनिष्ठ कम होता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटेलेक्ट अथवा थियरी डायमेंशनल थियरी, 3 डायमेंशनल थियरी, गिलफोर्ड महोदय ने दिया है इस थियरी को, जिसको 3 डायमेंशनल थियरी कहते हैं या त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड महोदय ने 1967 में किया था। इसे बुद्धि संरचना का सिद्धांत कहा जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि कुछ प्राथमिक बौद्धिक योग्यताओं की संरचना है। गिलफोर्ड ने बुद्धि के सभी तत्वों को 3 बीमाओं में सुसज्जित किया है। पहली बीमा संक्रिय, दूसरी विषय वस्तु और तीसरी उत्पादन। संक्रिय से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले मानसिक प्रक्रियाओं के स्वरूप से होता है। गिलफोर्ड ने संक्रिय के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 6 भागों में विभाजित किया। उसमें फर्स्ट है मूल्यांकन अभिसारी, चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारणा, स्मृति अभिलेख तथा संज्ञान। इस तरह से 6 तत्वों में इन्होंने विभाजित किया।
अब नेक्स्ट है इसका विषय वस्तु। इस बीमा से तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिसमें एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है। गिलफोर्ड ने इन्हें 5 भागों में बांटा है, जिसमें दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहार परक। तो इन 6 बीमाओं में बांटा है इसको, 5 बीमाओं में। और लास्ट है आपका उत्पादन। इस बीमा से तात्पर्य किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणामों से होता है। गिलफोर्ड ने परिणामों को 6 भागों में बांटा है। नंबर 1 इकाई, नंबर 2 संबंध, नंबर 3 पद्धतियाँ, नंबर 4 रूपांतरण, नंबर 5 आशय और नंबर कितना था 5। ठीक है, 6 भागों में बांटा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैटल का। कैटल महोदय ने भी बुद्धि के विकास का सिद्धांत दिया है। तो कैटल के सिद्धांत का हम वर्णन करते हैं। तो कैटल का सिद्धांत है, उन्होंने इसको जो है 2 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया है। तरल बुद्धि। तरल बुद्धि का निर्माण आनुवांशिक तथ्यात्मक ज्ञान होता है। दूसरा, इन्होंने ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया, जिनमें व्यक्ति अपनी जिंदगी की अनुभूतियों में तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करते हैं। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का विकास किशोरावस्था में अधिक होता है, ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था में होता रहता है। नेक्स्ट थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये गार्डनर का सिद्धांत है, जिसको बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकी होता है। गार्डनर के अनुसार सामान्य बुद्धि में 7 प्रकार की क्षमताएं या बुद्धि सम्मिलित होती हैं, जिसमें नंबर 1 है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में हम कह सकते हैं कि शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता तथा शब्दावली में शब्दों के क्रम तथा उनके मध्य पहचानने की क्षमता। सेकेंड है तार्किक गणितीय बुद्धि। तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों को क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता तथा सादृश्यता की क्षमता। तीसरा है स्थानिक बुद्धि। किसी स्थान विशेष को पहचानने की क्षमता, दिशा पहचानने की क्षमता, मानसिक धरातल या किसी स्थान विशेष का निर्माण करने की क्षमता। शारीरिक गतिक बुद्धि। अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता। इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग एथलीट, नर्तक, खिलाड़ी व न्यूरोसर्जन आदि करते हैं। संगीत की बुद्धि। संगीत में तारत्व तथा लय का प्रत्यक्षण करने की क्षमता होती है। व्यक्तिगत आत्म क्षमता, व्यक्तिगत आत्म बुद्धि छठा है आपका। तो अपने संवेगों को जानने की क्षमता, इसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी कहते हैं। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को समझने की क्षमता, इसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी कहते हैं। नेक्स्ट है पियाजे की थियरी, जिसको जीन पियाजे कहते हैं। इन्होंने प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या भिन्न भिन्न कारकों के रूप में न करके उन बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई है जिसे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने में या सोच विचार करने में लगाता है। इस सिद्धांत में बुद्धि के लिए संज्ञान तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया शब्द का प्रयोग अधिक किया गया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने 1920-1930 में किया तथा 1970 में इसे विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में बुद्धि को अनुकूली प्रक्रिया माना गया है। पियाजे के कथनानुसार जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता जाता है, वैसे वैसे ही उनका बौद्धिक विकास भी होता जाता है। पियाजे ने इसकी 4 अवस्थाएं मानी हैं। फर्स्ट, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विकास का यह प्रथम चरण है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक होता है। इस अवस्था में बच्चे अपने आप को वातावरण की वस्तुओं से भिन्न समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चों में वस्तु परमानेंट का नियम विकसित हो जाता है, अर्थात बच्चे यह समझने लगते हैं कि नज़रों के सामने न होने पर भी वस्तु का अस्तित्व है। नेक्स्ट है
सेकेंड लेवल है इसका प्राक प्रचलनात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 साल तक होती है। यह अवस्था 2 भागों में विभाजित होती है। एक को हम प्राक संप्रत्यात्मक अवधि कहते हैं जो 2 से 4 साल तक। इसमें बच्चा भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत, प्रतिमाएं, शब्द, उसके अर्थ सीखता है। बच्चे में भाषा का विकास होता है। सेकेंड है इसका बी भाग है अंतर्दर्शी अंतर्दर्शी अवधि। ये 4 से 7 साल की होती है। अंतर्दर्शी चिंतन की ओर बच्चे का उन्मुख होना, बच्चा गणितीय प्रश्न हल करना सीख लेता है। थर्ड है मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था। ये अवस्था 7 से 11 साल की अवस्था होती है। बच्चों में तार्किक चिंतन, सोचने के ढंग में क्रमबद्धता तथा जटिलता आदि बढ़ने लगती है। वस्तुओं को विमाओं के आधार पर वर्गीकृत करना सीख जाते हैं। और चौथा है इसका औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। यह अवस्था 12 से 15 साल की होती है। बच्चों में अमूर्त तथा अपसारी चिंतन आदि गुण विकसित हो जाते हैं। 15 की उम्र में बच्चे वयस्क के समान तार्किक नियमों का प्रयोग करना सीख लेते हैं। यह नेक्स्ट थियरी है त्रितंत्र थियरी, जो कि स्टर्नबर्ग महोदय ने दिया है। त्रितंत्र थियरी, इसका प्रतिपादन स्टर्नबर्ग 1985 ने किया। उन्होंने बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता के रूप में बताया। स्टर्नबर्ग ने सूचना संसाधन हेतु व्यक्ति द्वारा क्रियान्वित 5 चरण बताए। पहला चरण है इनका कूट संकेतन। इस चरण में व्यक्ति अपने मस्तिष्क में संगत में प्राप्त सूचनाओं की पहचान करता है। दूसरा अनुमान, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ अनुमान लगाता है। तीसरा व्यवस्था, वर्तमान और अतीत परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ता है। चौथा उपयोग, अनुमानित संबंध का वास्तविक उपयोग करता है। और अनुक्रिया, समस्या का संभावित उत्तम समाधान ढूंढता है। त्रितंत्र 3 उपसिद्धांतों पर आधारित है। फर्स्ट है संदर्भात्मक उपसिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति वातावरण को अपने अनुकूल निर्मित करता है, वातावरण में अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए समायोजन करता है। दूसरा है अनुभवजन्य उपसिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति बदलते परिवेश तथा परिस्थितियों के साथ स्वयं में परिवर्तन लाता है। तीसरा है घटक उपसिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि में अमूर्त चिंतन करने तथा सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार की क्षमता वाले व्यक्तियों की बुद्धि घटकीय बुद्धि कहलाती है। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक ढंग से सोचने में निपुण होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज योर मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध निष्कर्षों के आधार पर व्यक्तियों की आयु को 2 भागों में बांटा है। एक है तैथिक आयु। यह किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है जिसका आरंभ जन्म के दिन से होता है। दूसरा होता है, ये तैथिक नहीं होगा, ये होगा वास्तविक आयु। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है, तो वास्तविक आयु होगा, यानी किसी भी व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है, इसका आरंभ जन्म से ही शुरू होता है। और दूसरा है मानसिक आयु। इससे तात्पर्य किसी एक आयु में सामान्य मानसिक योग्यता को ग्रहण कर लेने से है। यदि कोई 8 वर्ष का बालक 7 वर्ष की आयु वाले बालकों के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर ही दे पाता है तो उसकी मानसिक आयु 7 वर्ष होगी। मानसिक आयु तैथिक आयु से ये तैथिक ही सही होगा, तैथिक को हम वास्तविक के साथ जोड़ते हैं। तो मानसिक आयु तैथिक आयु से कम, अधिक या बराबर कुछ भी हो सकती है। मानसिक आयु तैथिक आयु से कम है तो व्यक्ति मंद बुद्धि माना जाता है। मानसिक आयु तैथिक आयु से अधिक है तो व्यक्ति बुद्धिमान समझा जाता है। जब मानसिक आयु तथा तैथिक आयु बराबर होती है तब व्यक्ति तीव्र बुद्धि माना जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि या IQ।
बुद्धि का मापन करने के लिए सर्वप्रथम बीने तथा साइमन ने 1905 ने बुद्धि परीक्षण विकसित किया। इन्होंने बुद्धि का मापन मानसिक आयु को आधार मानकर किया। टर्मन ने 1916 ने इसमें संशोधन करके बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को जन्म दिया। टर्मन ने मानसिक आयु तथा तैथिक आयु के अनुपात को 100 से गुणा करके बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का नियम निकाला, यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा तैथिक आयु गुणे 100। इस सूत्र से बुद्धि लब्धि का मापन 15 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों तक ही हो सकता है। इस उम्र के बाद व्यक्ति की मानसिक आयु सामान्यतः नहीं बढ़ती है। कैलकुलेटिंग ऑफ IQ यानी मेंटल एज बटा वास्तविक आयु यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 बटा बराबर IQ। एग्जाम्पल की बात करें तो 7 बटा 7 गुणे 100 बराबर 100। 8 बटा 7 गुणे 100 बराबर 114, यानी IQ 114 हो जाएगी और पहले में IQ 100 हो जाएगी। बुद्धि लब्धि के मान की बात करते हैं तो एक तरफ जो है इसको अर्थ के साथ स्पष्ट करते जाते हैं कि कितनी IQ होगी तो उसका क्या अर्थ होगा। 140 या इससे अधिक IQ आती है तो उसे हम प्रतिभाशाली कहते हैं। 120 से 139 अति श्रेष्ठ होता है। 110 से 119 श्रेष्ठ होता है। 90 से 109 सामान्य। 80 से 89 मंद। 70 से 79 सीमांत मंद बुद्धि। 60 से 69 मंद बुद्धि। 20 से 59 हीन बुद्धि। 20 या इससे कम को हम जड़ बुद्धि कहते हैं। इसी के साथ यह आपका 40 स्लाइड में बुद्धि का चैप्टर जो है पूरा हुआ। और इसी के साथ साथ आप सबको एक छोटा सा संदेश, आप जो है इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शेयर इसलिए करें ताकि दूसरे छात्र भी इस महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें और इसका अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। और ये चैप्टर आपका CTET, UPTET, सुपर टेट इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।